अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉक चैम्पियंस यूट्यूब चैनल। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा ही आता है उसमें डायरेक्ट टेस्ट में या आईबीए की जो टेस्ट होती हैं उसमें। तो इसमें 216 मतलब 200 प्लस एमसीक्यूज़ हैं जो हम कवर करेंगे और उनमें बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको टेस्ट में बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं। तो अगर आपने ये सही से समझ लिए तो मैं ऐसा समझ लेंगे आपका नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली वो सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p over q वेयर pq बिलोंग्स टू इंटीजर एंड pq डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड। अब बोल रहा है कि कोई भी नंबर हो जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, ठीक है। p भी कोई इंटीजर है, q भी कोई इंटीजर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं। ये सिंपल एक डेफिनेशन है जो कि हम बहुत ही बेसिक से पढ़ते आते हैं और ये सबको पता होगी कि ये किसकी डेफिनेशन है, रेशनल नंबर्स की, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, रेशनल नंबर, ठीक है ना। क्योंकि रेशनल नंबर्स ही होते हैं जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं और उनमें इंटीजर होते हैं। मतलब कोई भी आप देख लें, 3/2 हो, 5/6 हो, ये हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं जिसमें 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है और 6 भी इंटीजर है। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन किसकी है, रेशनल नंबर की है। और आप ये अपने दिमाग में सेव कर लें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यही डेफिनेशन हमें आगे भी क्वेश्चंस में काम आने वाली है। क्योंकि हम आगे डिटरमाइन करेंगे कि कौन से मतलब नंबर्स रेशनल हैं या इरेशनल हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आता है पाई। पाई इज़ रेशनल, कम्प्लेक्स, नेचुरल और इरेशनल। तो इसके लिए अब देखें भाई, आप बोलेंगे कि अभी अभी मैंने बोला कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, ठीक है। ये होती है इसकी वैल्यू। तो आप कहेंगे सर ये भी रेशनल है, सॉरी ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। जब दोनों बिलोंग्स टू इंटीजर कर रहे हैं तो पाई भी इंटीजर होगी, लेकिन पाई इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू मतलब कंटिन्यू चलती रहती है, इसकी ख़त्म नहीं होती, ठीक है ना। 3.14 एंड देन 14 एंड सो ऑन, चलती 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 ख़त्म नहीं होती। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो टर्मिनेट हो या रिकरिंग हो, मतलब पॉइंट के बाद या तो रिपीट हो रहे हो, 3.1212 या 3.33 या 0.111 ऐसे हो रहे हो, तो उसको हम कहते हैं वो रेशनल हैं। अदरवाइज़ जो भी हो, जो मतलब ना रिपीट हो रहे हो ना ख़त्म हो रहे हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, तो इसलिए हमारा जो है पाई क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, जिसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, ठीक है। ये हमारा इरेशनल है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि 3/4 है हमारे पास, ठीक है। 3/4 आप देख सकते हैं कि इसमें आप ये ऊपर वाली डेफिनेशन लगा सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में मिली हुई है हमें, कि भाई 3/4, 3 भी इंटीजर है, 4 भी हमारा इंटीजर है, मतलब दोनों बिलोंग्स टू इंटीजर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर जो डेफिनेशन मिली हुई है रेशनल नंबर्स की, जब दोनों बिलोंग्स टू इंटीजर्स करें और उसके बाद तो दोनों अगर हमारे इंटीजर हैं और इसको हम p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3/4 ये p/q की फॉर्म में, ठीक है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि हमारा ये नंबर क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर दिस इज़ रेशनल। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अच्छा, उसके बाद देखें कि हमारे पास √16 है, ठीक है।
यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के सिवा अगर किसी भी नंबर पर अंडर रूट आ जाए, मींस के जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना मिल सके, हमें ये 16 है, इसका तो हमें क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा, ठीक है, ±4 कर लें आप, ये मिल गया। इसके अलावा मिसाल 25 है, इसका भी हमें मिल जाएगा 5, 4 है उसका हमें मिल जाएगा 2, ठीक है। लेकिन इनके अलावा परफेक्ट स्क्वायर के अलावा अगर किसी भी नंबर पर आपके पास क्या हो, अंडर रूट मिला हुआ हो, तो वो आपका रेशनल नहीं होगा, वो इरेशनल हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर के सिवा किसी भी नंबर पर अगर आपका अंडर रूट है तो वो इरेशनल हो जाएगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर पर अंडर रूट हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी। तो अब यहाँ पे देखें आप, तो आप देखें इसका 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या निकलेगा, वो अंडर रूट क्या निकलेगा, इसका आड तो होगा नहीं, और उसके बाद इरेशनल भी नहीं होगा, प्राइम भी नहीं होगा, क्योंकि इसका 16 का 4 निकलेगा, और 4 ना ही आड है, ना प्राइम है, और ना ही इरेशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा, इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और आपको जैसे मैंने पहले क्वेश्चन 4 में यहाँ पे बताई बात कि अगर अंडर रूट किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर पर होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो ये तो हमारा इरेशनल नहीं है, और उसके बाद ये नेचुरल ये भी नहीं हो सकता, इंटीजर भी नहीं हो सकता ये। तो यहाँ पे आपने किसी भी अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर पर अगर अंडर रूट आ जाता है तो वो आपका इरेशनल हो जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अच्छा, ज़ीरो क्या है हमारा, कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है? तो ये आप क्या कह सकते हैं कि ना तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ज़ीरो को नहीं आप पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में भी नहीं आता, नेगेटिव भी नहीं होता। ये सिंपल किस में आता है, ये आता है हमारा इंटीजर्स के सेट में, ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर 0 टू पॉजिटिव स्टार्ट होते हैं और 0 टू नेगेटिव जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक इंटीजर हो जाएगा। तो 0 इज़ अ इंटीजर, ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद 1/3 देखें भाई, दोनों यहाँ पे क्या हैं, 1 और 3 दोनों इंटीजर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, ये रेशनल। और अंडर रूट 35, जैसे कि आपको बताया 35 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मतलब आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये भी हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि द नंबर अंडर रूट n वेयर n इज़ प्राइम। अब आप देखें कि n प्राइम कहाँ पे हो सकता है, n प्राइम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का नहीं हो सकता। 2 कर लें, ये भी इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता। 3 कर लें या 5 कर लें, कोई भी ले लें आप, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर पर अगर अंडर रूट आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि इसमें 35 है तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारा ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि एवरी रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, मतलब कोई भी डेसिमल डिजिट हो, मिसाल के तौर पर 0.3333 एंड सो ऑन चलता जाए, या 1.3333, 2.999 ऐसे चलता जाए, मतलब रिपीट हो रहा हो, ज़रूरी नहीं कि सेम ही नंबर हो। मिसाल के तौर पे हम ये ले सकते हैं 0.1212, 0.123, 123 ऐसे हो रहा हो, ठीक है, या रिकरिंग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जो रिकरिंग हो और टर्मिनेटिंग हो तो वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। जो नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमारे रेशनल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, रेशनल नंबर होते हैं वो, ठीक है। एवरी इरेशनल नंबर इज़, अब यहाँ पे देखें एवरी इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है, नेचुरल तो होगा नहीं। इरेशनल नंबर नेचुरल कभी नहीं हो सकता, प्राइम भी नहीं हो सकता इरेशनल नंबर हमारा, और उसके बाद इंटीजर भी नहीं हो सकता वो, ठीक है ना, वो हमारा पॉइंट्स में होगा और इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर।
और यहाँ पे पूछ रहा है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, मतलब रियल नंबर होता है ना, वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होती है, उसको हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर्स में दो तरह के होते हैं, एक रेशनल और इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए इज़ करेक्ट। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब यहाँ पे था रिकरिंग डेसिमल नंबर, यहाँ पे पूछ रहा है कि न टर्मिनेट हो रहा हो ना ही रिकरिंग हो। मतलब टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो रहा हो, पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट पर ख़त्म हो जाए या 4-5 पर हो जाए या 10 पर भी हो जाए, मतलब ख़त्म हो रहा हो। और यहाँ पे बोल रहा है कि ना ख़त्म हो रहा है और ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, ना ही मतलब वो रिपीट हो रहा है इस तरह। तो वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अच्छा, एवरी होल नंबर इज़, अब यहाँ पे देखें हल जो भी होल नंबर्स होते हैं वो ना तो प्राइम होते हैं, सारे तो वो ज़ाहिर प्राइम नहीं होंगे ना, उनमें कुछ होंगे जो प्राइम होंगे, मतलब सारे तो प्राइम नहीं हो सकते। एवरी होल नंबर इज़ नहीं प्राइम नहीं हो सकते, एवरी होल नंबर इज़ इरेशनल, इरेशनल भी नहीं हो सकते, और एवरी होल नंबर इज़ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव भी वो नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से होते हैं। तो होल नंबर हमारे रियल नंबर हो सकता है, एवरी होल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, तो वो हमारे रियल नंबर में आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि रियल नंबर सिर्फ जो पॉइंट्स में मिले हुए हैं वो ही रियल हैं, वो हमें एक इंटीजर की तरह भी मिल सकते हैं। ठीक है ना, 3 ये हमारा रियल नंबर है, ठीक है, 4 ये हमारा रियल नंबर है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ पॉइंट्स में मिलें तो उनको ही हम कहें रियल नंबर। एवरी होल नंबर इज़ रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए। उसके बाद एवरी नेचुरल नंबर, अच्छा हर नेचुरल नंबर क्या होता है, क्या हर नेचुरल नंबर प्राइम नंबर होता है, नहीं प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता। इसके बाद इरेशनल नंबर होता है, नहीं इरेशनल भी नहीं होता। इवन होता है क्या हर नेचुरल नंबर, नहीं, वो तो कॉम्बिनेशन ऑफ इवन और ऑड का होता है। तो क्या होगा आखिर, यहाँ पे होगा एवरी प्राइम नंबर इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंटीजर। एंड देन यहाँ पे आ रहा है एवरी रियल नंबर इज़, देखें रियल नंबर जो भी होता है ना वो हर रियल नंबर, अब रियल नंबर में डेसिमल वाले नंबर भी आ रहे हैं, मतलब बोल रहा है कि हर जो भी रियल नंबर है वो हमारा क्या हो सकता है। यहाँ से ऑप्शन देख लें पहले, रेशनल नंबर हो सकता है, हर रियल नंबर तो रेशनल नहीं हो सकता ना, उसमें इरेशनल भी आ जाते हैं। हर रियल नंबर इवन भी नहीं हो सकता, हर रियल नंबर नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो होगा हमारा कम्प्लेक्स नंबर होगा। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हमारा। क्यों होता है हमारा, क्योंकि इसकी फॉर्म होती है a प्लस बी आई, जहाँ पे b हमारी क्या होती है, ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से सिर्फ रियल बचता है और इमेजिनरी हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो एवरी रियल नंबर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। अच्छा, उसके बाद 0.25 इज़ 0.25, देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट पर ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है तो मतलब ये इसको प्राइम भी नहीं कह सकते, इस पर टेबल 5 की भी जा रही है, ठीक है, 1 की भी जा रही है और इसकी भी जा रही है, मतलब मोर देन 2 इस पर टेबल लग रही है। इरेशनल भी नहीं है, इरेशनल वो होता है जो टर्मिनेट भी ना हो रिकरिंग भी ना हो, ये तो ख़त्म हो रहा है तो ये इरेशनल भी नहीं कह सकते। नेचुरल भी नहीं, नेचुरल पॉइंट में होते ही नहीं है, तो टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर है और इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा डी। ठीक है, अच्छा उसके बाद 17 नंबर में हमें एक मिला हुआ है, डिजिट मिला हुआ है, ठीक है, डेसिमल में। तो इसमें देखें कि क्या बोल रहा है कि 1.4142135 एंड सो ऑन, डॉट डॉट का मतलब है ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो देखें ये रिपीट नहीं हो रहा, 414235 अब चलता जा रहा है, यहाँ से इन्फिनिटी नंबर्स होंगे। तो जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिकरिंग भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा इरेशनल नंबर है। हमने पहले इसको सही से समझा हुआ है। और पाई इज़ अ रेशो ऑफ
देखें एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर, ये भी नहीं है। एरिया ऑफ सर्किल टू इट्स डायमीटर नहीं है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल टू इट्स डायमीटर, द करेक्ट वन इज़ सी। ठीक है, और उसके बाद पूछ रहा है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर दो नंबर हैं ए और बी और वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो उनका अगर हम सम कर रहे हैं ए प्लस बी, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करे, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एसोसिएटिव नहीं होगी, एडिटिव आइडेंटिटी भी नहीं होगी, कम्यूटेटिव लॉ भी नहीं होगा, वो भी हमने पढ़ा हुआ है, वो डिफरेंट होता है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्लोज होती है रियल नंबर्स पर। ठीक है, तो ये हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन डी, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। उसमें क्या होता है, दो नंबर उठाएं रियल, उनको ऐड करें तो दूसरा रियल नंबर मिल जाए, इसको कहते हैं क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये तो बेसिक एक डेफिनेशन है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, एसोसिएटिव लॉ वो तो हमने ऊपर देख लिया कौन सा होता है जब हमें तीन नंबर्स मिले हुए हों। और क्लोजर लॉ की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ ली, वो भी नहीं है, तो ये हमारी होगी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। उसके बाद 21 में पूछ रहा है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए प्लस बी, सॉरी ये 21 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कहाँ से, बी है, और वो ये है। ठीक है, और 22 में हमसे पूछ रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए डॉट बी बिलोंग्स टू रियल इज़ कॉल्ड। अब देखें यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा ना कि ए बी रियल है, ये बिलोंग करते हैं रियल से, तो ए प्लस बी भी बिलोंग करता है रियल से। तो यहाँ पे क्या है, ए बी रियल है और ए डॉट बी, तो ये भी हमारा बिलोंग करेगा रियल से, मतलब ये क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन था, तो ये हमारा क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी। ठीक है, और उसके बाद देखें 23 में 23 में देखें फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इज़ कॉल्ड। अब देखें जैसे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमने पढ़ा ना, ऊपर कहाँ पे लिखा हुआ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी बी प्लस ए, तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी ए डॉट बी बी डॉट ए, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया, सिर्फ साइन चेंज है, बाकी सेम है सब कुछ। ठीक है, तो 24 में देखें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए मल्टीप्लाई बी सी एंड देन ए बी मल्टीप्लाई सी इज़ कॉल्ड। अब देखें पहले यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन था, तीन नंबर थे ना, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी था। तो अब यहाँ पे देखें सेम ही है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की निशानी है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पे एडिशन का है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है। 25 में देखें ए बी बिलोंग्स टू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी इस इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जिसमें ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू ए होता है, मतलब दोनों नंबर इक्वल हैं, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा 26 में देखें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल, ये जो सिंबल है ये एंड की है। ठीक है, ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो देखें ए बी के बराबर है और बी किसके बराबर है, सी के बराबर है, मतलब जब बी और सी आपस में बराबर हैं और ए बी के बराबर है, मतलब तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ए बी के बराबर है और बी किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो इसका मतलब ए सी के बराबर भी
ए। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये कुछ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन आर द एडिटिव इन आइडेंटिटी इज़ क्या होता है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है कि हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमें वो वापस वही नंबर मिले। मिसाल हम क्या करें कि ए में कोई भी नंबर ज़ीरो ऐड करें तो हमें ए ही मिलेगा। एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसमें हम कुछ ऐड करें तो वो वापस वही नंबर मिले। इसका मतलब ऐसा कौन सा नंबर है, वो ज़ीरो ही हो सकता है ना, जो हम ऐड करें तो हमें वो वापस वही नंबर मिले। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी कौन सी होगी, करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद है हमारे पास इन आर द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी कौन सी होती है, जिससे हम क्या करें कि मल्टीप्लाई करें उस किसी नंबर को तो वो हमें सेम नंबर ही मिले, ठीक है ना। एक होती है एडिटिव, मतलब ऐड करें तो सेम नंबर मिले, और दूसरी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि हम किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर ही मिले। तो वो क्या हो सकती है भाई, अब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें सेम मिलेगा ना। बाकी अगर -1 से करें तो सेम मिलेगा, 3 हो तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 मिलेगा ना, सेम नंबर तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि 1 से जिसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही हमें वापस मिलता है, ठीक है। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज़, अब देखें एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए पूछ रहा है। अगर यहाँ पे किसी नंबर का पूछता तो फिर ठीक था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि जो नंबर है ना उसमें उसका इन्वर्स मतलब कैसे होगा, ए का इन्वर्स होगा -a। दोनों को ऐड करें तो हमें आंसर 0 मिलना चाहिए, उसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो अब ए का देखें यहाँ पे कोई भी नहीं है, ए का क्या होना चाहिए, -a होना चाहिए ना एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पे मिला ही नहीं हुआ हमें, ज़ीरो इसमें इससे ऐड करें तो हमें क्या 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ए ही मिलेगा वापस। -1 से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से भी कोई, मतलब यहाँ पे कोई भी ए का एडिटिव इन्वर्स नहीं मिला हुआ है हमें, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ नन। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 30 में इन रियल नंबर, आर का मतलब है रियल नंबर, ठीक है। इन आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इज़। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या मतलब होता है कि वो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए, वो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, अब 3 से हम क्या मल्टीप्लाई करें तो 1 मिले, ज़ाहिर है हम इससे 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 1 मिलेगा ना। तो यही होगा 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, ज़ाहिर है इससे हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी होगा ना। कोई भी नंबर हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है जब उससे हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए नंबर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 1/5 करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसमें क्या होगा, ए का 1/a होगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 आंसर मिलेगा। अच्छा, इन आर द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स विथ रेस्पेक्ट एडिशन, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है कि जो हम वो करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे प्लस मिली हुई है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा हमारा एडिशन के हिसाब से, वो हो जाएगा हमारा 0, सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है। और आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर विथ रेस्पेक्ट टू डॉट, डॉट का मतलब है प्रोडक्ट के हिसाब से, वो भी क्या होता है हमारा, सिर्फ 1 होता है। जो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर ही हमें मिलता है, ठीक है। तो इसका भी हमारा आंसर होगा 1। आइडेंटिटी एलिमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, दोनों क्या हैं हमारे 1 होते हैं, ठीक है। एक उसका होता है एक उसका। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/3, एडिटिव इन्वर्स अभी मैंने आपको बताया कि जब उनको ऐड करें तो 0 आना चाहिए, ठीक है। 0 अब यहाँ पे कैसे आएगा, जब इसको -2/3 इसके साथ ऐड करें तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों ऐड करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/3। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/3 क्या होगा, वो आप देख लें कि ये 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय 3/2 करेंगे तभी हमें 1 मिलेगा,
ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए, 3/2 होगा तो हमें 1 मिलेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 3/2। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4, बाई 4 से क्या मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलेगा हमें, 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 मिलेगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही होता है जिससे हमें 1 मिलेगा। ठीक है। और द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। भाई देखें 0 अब क्या होगा, देखें हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी नंबर है, 5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5, 3 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3। लेकिन अगर 0 आ जाए तो इसका कैसे करेंगे हम, 1/0 करेंगे? नहीं, ये करेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1 में क्या ऐड करें तो 0 मिलेगा, -1 ही ऐड करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है भाई द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0। अब 0 में क्या ऐड करें तो 0 मिलेगा, ज़ाहिर है 1 ऐड करें तो 0 मिलेगा, नहीं 1 मिलेगा। -1 ऐड करें तो 0 मिलेगा, नहीं। बड़ा कोई ऐसे मतलब क्या ऐड करें 0 में, ज़ाहिर है 0 ही ऐड करेंगे, जितने भी 0 ऐड करें तो मतलब इसका क्या हुआ कि 0 में 0 ऐड होगा, ये 0 ही इसका एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे इन आर द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर ऑफ रियल नंबर इज़ दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल। अब इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a इक्वल टू ए, मतलब क्या हुआ कि अगर x इक्वल टू 3 है तो 3 इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि a इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए तो a इक्वल टू ए होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a इक्वल टू ए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर ऑफ रियल नंबर इज़ दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी। अब इसमें क्या होता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि क्या होना चाहिए हमारे पास, अगर ए बिलोंग्स टू ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो हमारा ए जो होगा वो भी लेस देन सी होगा। मिसाल के तौर पर ये ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, ये इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्या होगा, सी से भी लेस देन होगा। ठीक है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यही होती है हमारी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑप्शंस चेक करते हैं, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी। तो जब ए बी से लेस है तो बी सी से लेस है, तो ए सी से कैसे ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। जब बी से ही लेस है और बी खुद सी से लेस है तो ए कैसे ग्रेटर होगा, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सेम है, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, ए लेस देन बी, ये भी नहीं है क्योंकि ये तो सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब ए सी से भी छोटा होगा। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दी ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज़ दैट। अब ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है रियल नंबर के बारे में कि भाई कोई भी दो रियल नंबर हों, 3 और 4 उठा लेते हैं। अब इनमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 3 4 से छोटा होगा, या 3 4 से बड़ा होगा, या 3 4 से छोटा होगा, या 3 4 के इक्वल होगा। ठीक है। तो ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी यही कहती है रियल नंबर्स के बारे में कि यहाँ पे 3 केसेस हो सकते हैं, या तो बड़ा होगा ए बी से, या इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा। तो अब देखें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए होगा। ठीक है। और उसके बाद 43 इन आर द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर ऑफ रियल नंबर्स इज़ दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। तो यहाँ पे क्या होता है कि
ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए क्या है हमारा लेस देन बी है तो ए प्लस सी। अब देखें दो नंबर हैं हमारे पास, ये ए इक्वल टू क्या लेते हैं हम 3 और बी इक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, एडिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर ए लेस देन बी है तो अब कोई भी हम दूसरा नंबर इनमें ऐड करेंगे तो ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी होगा। कैसे देखें, अगर ए 3 है बी 5 है, अब देखें कोई भी नंबर आप इसमें ऐड करें, 5 ऐड करें इसमें और 5 ऐड करें इसमें, तो ये 10 होगा, ये क्या होगा हमारा 8 होगा, मतलब लेस ही होगा ना। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर ए लेस देन बी है और बी लेस देन ए लेस देन बी है, तो इसका मतलब ए और बी में अगर हम सी ऐड करते हैं तो उनके सम से भी ए प्लस सी लेस देन होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा डी होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इन आर द लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लेफ्ट हो या राइट हो, वो दोनों सेम ही है, ठीक है। तो एडिशन के हिसाब से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई दोनों साइड पे हम ऐड करवाते हैं कोई नंबर जो हमें कैंसिल आउट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि देखें जो दोनों तरफ सेम सिंबल्स के साथ होता है वो हमारा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ देखें सी प्लस की है, यहाँ भी सी प्लस की है, तो क्या होगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू बी मिलेगा। और यहाँ पे देखें सी प्लस की है, यहाँ भी सी प्लस की है, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, सी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी अलग है और ये अलग है, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे बी कैंसिल हो रही है और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मतलब कैंसिल वाली प्रॉपर्टी कौन सी है जिसमें कैंसिल आउट हो रहे हैं, यही है एक। और यहाँ पे देखें सी, लेकिन यहाँ पे सी प्लस ए इक्वल टू बी मिल रहा है हमें, यहाँ पे ए इक्वल टू सी इक्वल टू बी मिल रहा है। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन इज़ दिस, क्योंकि यहाँ पे सी कैंसिल आउट हो रहा है और उसके बाद ए इक्वल टू बी मिल रहा है हमें, ठीक है। और उसके बाद राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, वो भी सेम ही है। इसमें क्या है कि क्या कर रहे हैं कि इसमें पहले सी प्लस ए और इसमें ए प्लस सी हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे थोड़ा फोकस करें, ए प्लस सी प्लस ए, सी प्लस बी है, लेकिन यहाँ पे ए प्लस सी बी प्लस सी है, ठीक है। सिर्फ ये फ़र्क है, राइट और लेफ़्ट ये दोनों सेम ही हैं। अच्छा, उसके बाद इन आर द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज़ दैट विथ रेस्पेक्ट दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। अब लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई मतलब जो फर्स्ट हमारा नंबर होगा वो आउट ऑफ ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन इज़ डी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि राइट जब आती है ना डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है, लास्ट नंबर जो होता है ना हमारा ए बी सी, 3 नंबर हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में होते हैं, तो 3 में से क्या होगा हमारा कि जो लास्ट वाला सी नंबर होगा वो ब्रैकेट से आउट होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, ठीक है। इसमें लेफ़्ट में क्या हो रहा है, पहला नंबर ब्रैकेट से बाहर है और यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट नंबर ब्रैकेट से बाहर है। अच्छा, उसके बाद 48 इन आर ए इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ पे देखें कि ये बोल रहा है कि अगर कोई भी नंबर हैं ए ओवर बी, ये फ्रैक्शन के हैं, ए डी इक्वल टू बी सी, ये क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन इनइक्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई देखें आपके पास कोई 2 नंबर हैं, कौन से नंबर हैं, ए इक्वल टू बी और सी इक्वल टू डी। हम कोई भी नंबर उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ उठा लेते हैं हम 3/6 इक्वल टू 4/8। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, बी को सी के साथ
मतलब इसको इसके साथ तो वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24, और 3 इंटू 8 करेंगे ये भी 24। तो ये प्रॉपर्टी बस यही कहती है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शंस होता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए होगा। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि 49 क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि इन आर ए ओवर बी सी ओवर डी इज इक्वल टू ए सी ओवर बी डी इम्प्लाइज दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ये हम सिंपल फ्रैक्शन में यूज़ करते हैं कि ए सी इज इक्वल बी डी। तो अब यहाँ पे ये कब होगा, जब ए डी मल्टीप्लाई करें इन दोनों को और ए डी इज़ इक्वल टू बी डी इज़ कॉल्ड, ये कौन सा रूल है, मतलब ये रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी। और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि भाई 50 में इन आर ए ओवर बी इज़ इक्वल टू के ए ओवर के बी वेयर के डज नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं। ये हमारा एक रूल होता है कि अब देखें आप, लेट से हम लेते हैं 2/3, ये हम ऐसे भी तो ले सकते हैं ना 2/3 इंटू 4/4, ये हमारे इक्वल नहीं हो सकते क्या। 2/3 इज इक्वल टू 8/12, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में और ये सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो यही सीन है यहाँ पे। और ये बोल रहा है कि गोल्डन, ये कौन सा रूल है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, जहाँ पे हम फ्रैक्शन को कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं। के कांस्टेंट है और ये ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा तो ये हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये कौन सा रूल है हमारा, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि इन आर ए ओवर बी डिवाइडेड बाय सी ओवर डी इज़ कॉल्ड, ये क्या होता है, ये हमारा होता है कोई भी दो फ्रैक्शन हो, आपको मैं दिखा दूं कि 3/5 इज़ इक्वल टू 5/6 कर लेते हैं हम। ठीक है, या 4/6 कर लेते हैं, ये 4/6 कर लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, मतलब डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे हो जाएंगे सिंपल। आप ये देख लें पहले कि ए ओवर बी ओवर सी ओवर डी, मतलब ये टर्म क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो हमें क्या मिलेगा, ए डी ओवर बी सी। ठीक है, तो ये होगा। और ये कौन सा रूल होता है, क्वोशंट रूल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, एक नंबर फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा रूल, क्वोशंट रूल। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। उसके बाद यदि सेट ऑफ, ये कौन सा सेट है, ये एक सेट मिला हुआ है 1 और -1 इज़ क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है। ठीक है, ये कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें या फिर आप कुछ भी करें, लेकिन आंसर जो आए वो इन नंबर्स में से ही होना चाहिए, मतलब 1 और -1 होना चाहिए। ऐड करें तो भी 1 और -1 हो, कोई भी इनसे हटकर नंबर आया तो वो प्रॉपर्टी एडिशन के हिसाब से नहीं होगी। अगर किसी भी ऑपरेशन पर हटकर इनमें से इनके अलावा कोई नंबर आया वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं हम। चेक करने का तरीका क्या होता है इसका, कि भाई आप ये करें कि ये पेन है। अच्छा, अब देखें हमारे पास नंबर हैं 1 और -1। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपने चेक करना है, पहले तो इन दोनों को ऐड करें, क्या आएगा 1 - 1, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 0। अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, -1 और उसके बाद
ये प्लस करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 2। अब देखें 0 इसमें है नहीं है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन के हिसाब से भी क्लोज नहीं है। 2 इसमें है मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन के हिसाब से भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि डिवीज़न है, डिवीज़न के हिसाब से हमें चेक करनी है, ठीक है। डिवीज़न के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन डिवीज़न का हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला हुआ। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिले हुए हैं हमें। कौन कौन से मिले हुए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, नन ऑफ दीज। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई के हिसाब से। भाई मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है कि चेक कैसे करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिला भाई, 1 इसमें है ना, मतलब सेटिस्फाई कर रही है। और दूसरा क्या है, -1 मल्टीप्लाई -1 करें, 1 मिला हमें, ठीक है, 1 मिला, 1 चेक करें इसमें है, जी है, मतलब सेटिस्फाई कर रही है। ये तो आपस में इनको मल्टीप्लाई करें। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में करें तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, जो कि इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई हो रही है, बाकी दूसरे नंबर्स पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो ये किसके हिसाब से क्लोज्ड है, ये है हमारी सिर्फ क्लोज्ड मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, ठीक है। ये हमारी क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे 3 -3 लेस देन -2 है, और ये क्या हो रहा है, 0 लेस देन 3 इज़ प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये कैसे आ गया 0 लेस देन 3, इस पर थोड़ा गौर करें। यहाँ पे 0 कैसे आएगा, जब हम क्या ऐड करें, यहाँ पे प्लस का 3 ऐड करें, और यहाँ पे 1 कैसे आएगा, जब प्लस का 3 ऐड करें। तो ये कैसे आया, कौन सी प्रॉपर्टी ऐड किया हमने, तभी आया ना यहाँ पे। तो एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी इन आर, ठीक है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एज क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखें एडिशन के हिसाब से क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है हमें, सेम वही काम करना है। हमारे पास कितने सेट्स हैं यहाँ पे, ये आप सेट्स चेक करें, इसमें एक 0 है और 0 1 है और 1 1 -1 है, ठीक है। अब देखें कि एडिशन के हिसाब से 0 और 1 को ऐड करें तो क्या होगा, हमारे पास 1 ही होगा, ठीक है, -1 होगा। और 1 और 1 को ऐड करें तो क्या होगा, -2 होगा, वो इसमें है नहीं है, तो मतलब ये फेल हो गई। और 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो 1 को 1 से ऐड करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, जो कि इसमें नहीं है, मतलब ये भी एडिशन के हिसाब से फेल हो गई। अब देखें यहाँ पे 1 और इसको ऐड करें तो 0 मिलेगा, जो कि इसमें नहीं है, तो ये भी हमारी फेल हो गई। अब 0 बचा है, सिर्फ 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 मिलेगा, ऐड करें भी 0 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करें भी 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो एडिशन के हिसाब से भी ये सेटिस्फाई हो रही है, और ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ये सेट सही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन। अब यहाँ पे देखें कौन सी प्रॉपर्टी यूज, 4 + 9 9 + 4, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हुई है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव दोनों में 3 एलिमेंट्स होते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी भी नहीं है हमारी, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। उसके बाद नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन। अब यहाँ पे देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, 3 एलिमेंट्स हैं, A + B + C, A + B + C। तो यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हुई है यूज़, ये हमने पहले पढ़ ली हैं और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहले MCQs में मैंने आपको बता दिया। नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन, यहाँ पे कौन सी यूज़ हुई है, √5 √2 मल्टीप्लाई √5 √5 मल्टीप्लाई √2, ये A × B B × A। तो आपको बता दिया कि जब 2 हों और वो इंटरचेंज हो रहे हों तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ हमारा डी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, 4 यहाँ पे हमारा मिसिंग है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन A × B × C, A × B × C, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है भाई, यहाँ पे एसोसिएटिव हुई है।
सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज हुई, एडिशन तो हुई नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी भी नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, कौन सा हो गया, ये हुआ हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि कोई भी नंबर हो उसमें हम ऐड करें 0 तो क्या मिले, हमें वापस वही नंबर मिले, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम कुछ भी आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी है, एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि हम कोई भी नंबर लें उसमें ऐड करें 0 तो हमें वापस वही नंबर मिलता है, ठीक है। और उसके बाद नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, देखें 4 × 1 प्लस सॉरी यहाँ पे 4.1 है, मैं डॉट समझ रहा था इसको, तो 4.1 माइनस 4.1। अब देखें ये एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है कि उसका ही अगर हम नेगेटिव ऐड करें और 0 आ जाए हमारा, ठीक है, तो ये हमारी होगी एडिटिव इन्वर्स। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि कोई भी नंबर हो उससे हम मल्टीप्लाई करें एक ऐसा नंबर तो हमें वापस वही नंबर मिले। तो 1000 है, यहाँ पे 1000 है और उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, वापस वही नंबर मिला। ये एडिटिव भी नहीं है, एडिटिव इन्वर्स भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी नहीं है, उससे 1 आता है, वो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई है। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, ठीक है। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ए इंटू ए माइनस सी और ए इंटू बी एंड माइनस ए इंटू सी, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हो जाएगी, यहाँ पे देखें एक मिस्टेक है, ये बी है, यहाँ पे ए नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सबको आती है, तो बच्चों वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो उसके बाद है हमारे पास द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, देखें क्या हमने इसमें कुछ ऐड किया जिससे हमें 20 मिला, नहीं, हमने क्या, कैसे ये 20 मिला, इसके साथ क्या किया है हमने, इस 5 के साथ तो हमें 20 मिला है, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है -4 मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू -5 20 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। तो 20 लेस देन 16 हमें मल्टीप्लिकेशन से मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास, द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे देखें ये इनइक्वालिटी है और हमें यहाँ पे कैसे मिली है, क्या हमने यहाँ पे ऐड किया है कि हमें मतलब ये मिला है। अब देखें यहाँ पे क्या ऐड करें तो -3 मिलेगा, ज़ाहिर है -4 ऐड करेंगे तभी मिलेगा ना, कुछ हमने किया है ना इससे, तो तभी हमें यहाँ पे मिला है ये, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हमने ऐड की है जिसकी वजह से -3 मिला है। अब -3 कैसे मिलेगा, जब -4 ऐड करेंगे -3, और यहाँ पे -5 कब मिलेगा, जब हम -4 इससे ऐड करेंगे, -4 -1 तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी हमारी, तो ऐड किया है हमने तो एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। x + y क्या है हमारा, x + आयोटा इंटू वाई इज़ जिसमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी प्लस रियल नंबर होता है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी प्लस रियल नंबर इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद ये मिला हुआ द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर का आप ये याद कर लें कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ये आपको आगे काम आने वाला है क्वेश्चंस में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। अच्छा, और इसमें पूछ रहा है द कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज़। अब इसमें सिंपली आपको बता दूं मैं कि क्या होता है कि भाई जो भी रियल नंबर होता है ना, उसको कुछ भी नहीं होता, उसकी साइन चेंज ही नहीं होनी, वो वैसा का वैसा ही रहेगा,
सिर्फ मसला किस में होता है कि साइन चेंज होती है सिर्फ इमेजिनरी नंबर, जिसके साथ आयोटा होता है ना, कॉन्जुगेट लेंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे प्लस है ना, तो कॉन्जुगेट लेने के बाद -4 आयोटा हो जाएगा, 5 सेम ही रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स नंबर ये मिला हुआ है हमें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x प्लस आई आयोटा इंटू वाई, एक्स इज़ कॉल्ड, तो यहाँ पे x क्या होगा, दो पार्ट हैं, एक होता है रियल, दूसरा होता है इमेजिनरी। जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी, जिसके साथ x होता है वो रियल पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका पार्ट रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अच्छा, यहाँ पे हमें मिला हुआ है आई थिंक ये 9 मिला हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पे आयोटा पावर 9 मिला हुआ है। अब आयोटा पावर 9 कैसे हम फाइंड करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे हम। आयोटा पावर 9, तो इसको लिखेंगे आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आयोटा पावर 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर मैंने बता दिया क्या होता है, -1 होता है, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा। अब -1 पर पावर इवन है तो ये 1 होगा इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, आयोटा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 7 इज़। अब आयोटा पावर 7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इसको भी हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे। आयोटा पावर 7 = आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा। तो अब आयोटा पावर 6 को कैसे ब्रेक करेंगे, इसको करेंगे ब्रेक हम ऐसे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा होल पावर 3 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 पावर 3 इंटू आयोटा, तो पावर ऑड है इसलिए ये -1 होगा और ये माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन माइनस आयोटा, डी। ठीक है, द सम ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का सम का फार्मूला होता है a, b एंड c, d। ये कैसे होगा, इनको सम करते हैं। a ये मतलब इमेजिनरी से सम होता है, रियल से सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इमेजिनरी एक रियल, एक इमेजिनरी एक रियल, तो a + c, b + d। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी, द प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसमें भी क्या होता है कि हमारे पास इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा, रियल से मल्टीप्लाई होता है हमारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा AC - BD। ये फार्मूलाज हैं इनके, ये थोड़े आप याद कर लें, ये क्वेश्चन टेस्ट में आ सकते हैं, तो आपको ये याद होंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, द कॉन्जुगेट ऑफ x - आयोटा इंटू वाई। अब देखें इसका कैसे कॉन्जुगेट आप फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट ऐसे फाइंड होगा इसका कि भाई इमेजिनरी की साइन चेंज कर दें, जो इमेजिनरी पार्ट है ना, माइनस का आयोटा इंटू वाई, इसकी साइन चेंज कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो क्या आएगा हमारे पास, ये तो सेम है, ये भी सेम, ये भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज़, हर रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, नहीं। इंटीजर होता है, नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होता है, नहीं। वो हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। और द इमेजिनरी पार्ट ऑफ x + आयोटा इंटू वाई, एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई का इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा भाई, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट इज़ y, करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। ठीक है, द मॉड्यूलस ऑफ x + आयोटा इंटू वाई। अब मॉड्यूलस क्या होता है कि z का मॉड्यूलस या किसी का भी हम मॉड्यूलस लेते हैं ना, वो ऐसे डेनोट करते हैं और उसके बाद इसको a² + b² करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका मॉड्यूलस क्या होगा, x² √x² + y², करेक्ट ऑप्शन इज़ ए।